बाबूजी। अरे चिराग, तू आज फिर 9:15 आ गया। अरे दुकान का टाइम 10 बजे का है, 10 बजे आएगा। हाँ, वो रोशनी को कॉलेज छोड़ने के बाद कुछ काम होता नहीं है करने को, तो हमने सोचा यहीं चले आते हैं, इसी बहाने आपका थोड़ा हाथ भी बटा देंगे। अरे वाह, तेरी यही बातें तो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। वरना आजकल तो पूरा पैसा लेने के बाद में लोग आधा काम करते हैं और तू अपनी मर्जी से ओवर टाइम करता है। अब बाबूजी काम से जो चुराएंगे तो बहन को कैसे पालेंगे फिर? हमारे सिवा उसका कोई और है भी नहीं। 9 बजे उसको कॉलेज छोड़ते हैं और फिर 5 या 10 मिनट लगता है साइकिल से यहाँ तक आने में। और अगर आधा घंटा ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या टेंशन है, अपनी दुकान है बाबूजी। तो मैंने कब मना किया है कि मत आया कर? तेरी जैसी मर्जी हो वैसे किया कर, बस आते हुए अपने लिए चाय बोलते आया कर। अरे छोटू, 2 चाय लेके आ कड़क। गर्मी ने तो सच में दुख ही कर दिया। 24 घंटे ना बॉडी पसीने में भीगी रहती है, ऐसा लगता है अभी ना आके निकली हूँ। काश इंसानों के लिए भी कोई फ्रीजर होता ना। ये बेवकूफ, इंसान के लिए फ्रीजर नहीं होता, एसी होता है। और तुम कभी कभी ऐसी बातें करती हो ना जैसे तुम कॉलेज में पढ़ती ही नहीं हो। अच्छा, तो ढूंढ लो ना अपने लिए कोई। रुक, भैया! रुक, रुक। राहुल, राहुल, चलो खाना खाने नीचे चलो। मम्मा, हट जाओ, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। पकड़ लिया। चलो, एक्सीडेंट के बच्चे खाना खाते हैं, उसके बाद जो करना है कर ले। हाँ, चलो चलो, जिद नहीं करते। चलो मुझे नहीं खाना। नहीं बेटा, चलो, गुड बॉय है ना। चलो बैठो। ये देखो, मम्मा ने ना तेरा फेवरेट दाल खिचड़ी बनाया है। चलो मुंह खोलो। अरे एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, जैसा तुमको बताया गया था तुमको वैसा करना चाहिए था ना, तो उसके आगे वोट करो। कैसे हो मेरे बाबू? ठीक हूँ। आई लव यू। I love you too। चलो बाय बाय। अच्छा राहुल, स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया? आज टीचर ने स्कूल में सेंटेंस बनाना सिखाया। अच्छा, My name is Rahul Rathod and I live in Ghaziabad. I love puppies। और टीचर ने कहा वो 1 वीक के बाद हमें जू और एक्वेरियम लेके जाएंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा, जू में बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, तो डॉग्स भी होते हैं, वो हमें घर लेके जाने देंगे? वहाँ पे पेट नहीं होते हैं, वहाँ पे मंकी, लायन, बेर ये सब देखने को मिलता है। और पता है लायन को क्या कहते हैं? बताओ। शेर खान। रोशनी, ये ले खाना खा ले। देख, तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है आज। तुझे जितना रोना है तू आज रो ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अगली बार उस रघु के साथ दिख गई ना तो सच बता रहा हूँ उसका सर फोड़ दूंगा। सर फोड़ना है ना तो मेरा फोड़ो, उसका क्यों फोड़ोगे? अरे यार रोशनी, तुझको एक बार में समझ में नहीं आता है क्या यार? मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सके, और अच्छे से जानता हूँ उस पर टीचर रघु के साथ तेरा क्या फ्यूचर है। भैया, मैं उससे प्यार करती हूँ। भाई हो ना, नहीं समझोगे। अगर माँ होती ना तो मेरी सारी फीलिंग समझ लेती। रोशनी, आज तूने ये बात बोली थी ना, बचपन से तुझे माँ बाप की तरह पाला है। या मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना कह रही हूँ। जो भी था रोशनी, मेरा मतलब तो तुम्हें समझ में आया ना। तेरी शादी रघु के साथ नहीं हो सकती, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहता हूँ। और अगली बार उसके साथ दिख मत जाना। खेलना है? ये काटता नहीं है। मम्मी ने बोला है कि स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करनी चाहिए। पर मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर थोड़ी हूँ, और ना ये स्ट्रेंजर है। इसका नाम टफी है, तुम चाहो तो उसको एक बार छू सकते हो। आओ।
एंड चेक करो, आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुलिंदा है, और जब यही इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तरह की अच्छी और बुरी परिस्थितियों का सामना करता है तो मानो गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों के पैदा होने से तो कई बार नहीं बचा जा सकता, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन गलतियों के होने पर काबू करने की कोशिश जरूर की जा सकती है। पर जब इंसान इसमें चूक जाता है तो ऐसे हालात पैदा होते हैं जो ना सिर्फ वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी अंधकार में ले जा सकते हैं। हमारे आज के क्राइम पेट्रोल डायल 100 के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ किरदारों से और उनके हालात से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। सर पता नहीं कुछ दिनों से मेरे भैया बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। मतलब? सर कल रात हमारा झगड़ा हुआ था, और जब भी हमारा झगड़ा होता है ना तो हम एक दूसरे के मनपसंद का खाना बनाते हैं एक दूसरे को मनाने के लिए। अब मुद्दे की बात पे आइए, आपकी कंप्लेंट क्या है? हाँ सर वही बता रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं उसके पसंद का खाना बना देती हूँ, और मैंने देखा कि वो बिना नाश्ता करे और बिना लंच लिए ही चला गया। तो मैंने सोचा कि मैं उसे डब्बा दुकान पे दे आऊँगी और वहीं से कॉलेज निकल जाऊँगी। जब मैं जा रही थी तो हमारे रास्ते में एक स्कूल पड़ता है, तो मैंने देखा भैया वहाँ पे भैया। कौन था वो बच्चा? आप उसे जानती हैं? नहीं सर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके भाई ने एक बच्चे को किडनैप किया है? पता नहीं सर, पर कुछ तो हुआ है, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मैंने ना उसकी अलमारी में एक चाकू और एक रस्सी भी देखी थी, और जब मैंने पूछा तो उसने मेरी बात को टाल दिया। मैंने आपकी कबर्ड में वो रस्सी और चाकू देखा है, मुझे बताइए। वो काका की दुकान का सामान था रोशनी, तुमको मैं बोल चुका हूँ, तुम जाओ अंदर, मैं आता हूँ। भैया। और अब जब मैंने चेक किया तो वो चाकू और रस्सी गायब है। मतलब वो कोई क्राइम प्लान करने वाला था? कब से? क्राइम का तो पता नहीं सर, लेकिन कुछ तो हुआ है। उसने कैलेंडर्स में कुछ डेट्स भी मार्क करके रखी हैं, और आज ही की तारीख उसने रेड क्रॉस से मार्क की है। पता नहीं उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। सर आप प्लीज उसे बचा लीजिए, मुझे लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में ना हो। आप उस दुकान का एड्रेस दे दीजिए जहां आपका भाई काम करता है, और स्कूल का पता भी बताइए जहां आपने उसे आखिरी बार देखा था। चिराग का मोबाइल ट्रेस करो, पता करो उसकी लास्ट लोकेशन क्या है। आपके पास अपने भाई चिराग का फोटो तो होगा ना? आज आपके स्कूल से किसी बच्चे के मिसिंग होने की कंप्लेंट आई है? जी नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने खुद अपने बेटे को स्कूल वैन में बिठाया था। स्कूल बस में बैठाने के बाद में जिम्मेदारी स्कूल की होती है। बताइए मेरा बेटा राहुल कहाँ है? अगर आपका बच्चा स्कूल आया होता तो रजिस्टर में क्या हो रहा जरूर हुई है? होती। क्यों इतना शोर मचा रखा है? तो मेरा बेटा सुबह स्कूल आया था, और रोज दोपहर को 2 बजे तक वो घर आ भी जाता है, लेकिन घर नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने उसके सारे दोस्तों को कॉल किया, कहीं वो दोस्तों के घर न चला गया हो, लेकिन वो कहीं नहीं गया। और अब हम स्कूल आए हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा स्कूल आया ही नहीं। जब आपका बेटा सुबह वैन में था तो स्कूल क्यों नहीं पहुंचा? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा बेटा स्कूल क्यों नहीं पहुंचा। सुनिए, शांत हो जाइए। सुरेंद्र सर। बस के अटेंडेंट से पूछो कि बच्चा बस में चढ़ा या नहीं, और अगर चढ़ा तो कहाँ उतरा। सर। मिश्रा जी, इन्हें बस अटेंडेंट के पास ले जाइए। आइए। आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा है जिससे आपकी दुश्मनी हो, या फिर? तो मेरी किससे दुश्मनी होगी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरा कोई दुश्मन नहीं है सर। तुम ही बच्चों को बस से स्कूल लाने और ले जाने का काम करते हो ना? हाँ सर। सुबह राहुल बस से स्कूल आया था? हाँ सब आया था। आया था तो बस से उतरा कहाँ? सब यहीं गेट के सामने उतरा था, और मैं तो उसके साथ ही था। ठीक है। इसको जानते हैं आप? नहीं सर। कौन है ये चिराग। और अगर हमारी जानकारी सही है तो आपका बच्चा इसी के पास। इसका मतलब इसने मेरे बेटे को गायब किया है, मेरा राहुल का किडनैप किया है। सर, अटेंडेंस का कहना है कि उसने राहुल को सुबह स्कूल के गेट पर ही छोड़ा था। स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। ठीक है, आइए मेरे साथ। इसे जानती हो? जी नहीं सर। कौन है ये? ये राजन राठौड़ है, बच्चे का बाप, जिसे तुम्हारे भाई ने किडनैप किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई की किसी से कोई रंजिश वगैरह कभी रही है? तुमने किसी से उसको लड़ते हुए झगड़ते हुए देखा? जी नहीं सर। और वो जो कैलेंडर पे चिराग ने तारीखें मार्क की थी,
उसके बारे में और क्या जानते हो? सर मैंने आपको बताया तो, मैंने भैया से बहुत पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसका कोई दोस्त या करीबी है जिससे वो रेगुलर बात करता हो? जी नहीं सर, उनका कोई भी दोस्त नहीं है और वो अलग ही रहते हैं, घर से सीधा काम और काम से सीधा घर। और जब उन्होंने कैलेंडर पे डेट मार्क की थी तो मुझे लगा कि हमारे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी के लिए की होंगी, उन्हें कोई पूजा या हवन करवाना होगा। लेकिन उसके बाद ही मैंने उन्हें स्कूल में देखा और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप लोगों के रिश्तेदार कहाँ हैं? जी नहीं सर, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। मम्मी पापा की डेथ के बाद हम दोनों अकेले रहते हैं। अपना एक कांस्टेबल इसके घर की निगरानी पे लगा दो, ये चिराग कभी ना कभी तो वापस आएगा। चिराग आपकी दुकान पे काम करता है? हाँ साहब। इस बच्चे को पहचानते हो? कभी देखा है चिराग के साथ? नहीं साहब, इसको मैंने कभी नहीं देखा। ये चिराग लड़का कैसा है? साहब बहुत मेहनती लड़का है वो, कभी किसी काम के लिए उसको मेरे को कहना नहीं पड़ा, सारा काम अपने आप कर देता है वो। और साहब दुकान पे आने का टाइम 10 बजे का है, लेकिन पिछले हफ्ते से वो 9 बजे दुकान पर आ रहा है। 1 घंटा पहले? मतलब वो राहुल से मिलता होगा और फिर यहाँ आता होगा। साहब ये राहुल कौन है? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या किया उसने? देखिए अभी यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद उसने एक बच्चे का किडनैपिंग किया। नहीं साहब, चिराग ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर आपको गलतफहमी लगी है। चिराग के परिवार में कौन कौन है? साहब वो है और उसकी एक बहन है रोशनी, इतनी मेहनत वो उसी के लिए करता है। वो चाहता है कि पढ़ लिख के वो काबिल बन जाए और किसी अच्छे घर में उसका रिश्ता हो जाए। उसने छुट्टी भी इसीलिए ली थी कि वो दिल्ली जाना चाहता था अपनी बहन के लिए लड़का देखने के लिए। सुनीता, सुनीता तू रो मत अब, राहुल जल्दी वापस आ जाएगा। बस कर अब रोना, ए ले पानी पी ले। तू भगवान पे भरोसा रख ना, देखना राहुल सही सलामत वापस आ जाएगा। पता नहीं वो कैसे होगा, किस हाल में होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं। मेरे बच्चे को मुझे वापस लाके दे दो, ये जिसने भी किया होगा उसको जो चाहिए वो दे दो। तुम शांत हो जाओ, शांत शांत। बहुत जल्दी वापस आएगा। सुरेंद्र, इस फुटेज में ये दिख रहा है कि राहुल स्कूल के गेट को क्रॉस करके दूसरी तरफ गया। इससे ये तो साबित हो गया कि वो स्कूल नहीं गया, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि वो गया किस तरह, अपनी मर्जी से गया या फिर किसी ने उसे किडनैप किया। सर रिकॉर्ड के मुताबिक चिराग के मोबाइल का लास्ट लोकेशन दिल्ली दिखा रहा है, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ है। भैया कहाँ चले गए थे आप? पता है मैंने आपको कितने फोन किए, कितनी परेशान हो गई थी मैं। कोई परवाह नहीं है ना? रोशनी अब तुम क्या एक साथ 10 सवाल पूछने वाली हो? अंदर चलो, थोड़ा सा पानी दे दो पीने के लिए। हेलो सर, चिराग अभी भी बस्ती में आया है। ओके सर, चिराग अभी भी बस्ती में आया है। सर मैं सच कह रहा हूँ साहब, सर जो कहना पुलिस स्टेशन में कहना। रोशनी ने समझाओ। सर मेरी बात सुनिए सर। इसे पहचानता है? नहीं सर, कौन है ये? ये राजन राठौड़ है, जिसके बच्चे को तूने किडनैप किया। ये बताओ कि राहुल को किडनैप क्यों किया और कहाँ रखा? सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मुझे कुछ नहीं पता है सर इस बारे में। सर बल्कि मैं तो गाजियाबाद में था ही नहीं सर। सर मैं तो दिल्ली गया हुआ था अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखने के लिए सर। आज ही लौटा हूँ सर। चल उसका नाम, एड्रेस, नंबर सब कुछ दे। सर मैंने सर अपनी बहन का नाम शादी के लिए वहाँ पे प्रोफाइल में लिखवा रखा था सर। सर ये वहाँ के मैरिज ब्यूरो की लिस्ट है सर, उन लड़कों की लिस्ट सर। इन लड़कों के घर गया था सर, और ये काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो अलग अलग जगहों पे भटकना पड़ा। जिस रोशनी के लिए तू लड़का देखने दिल्ली गया था ना, उसी रोशनी ने तुझे बच्चे को किडनैप करते हुए देखा है। ज्यादा घुमाने की ट्राई मत कर, सीधा सीधा बोल चल। सर आप रोशनी की बात पे क्यों आ रहे हैं सर? वो छोटी सी बच्ची है सर। इतनी छोटी है, इतनी बच्ची है?
कि अपने भाई को किडनैपर बताएगी? सर मैंने ना कल रात को सर रोशनी को डांटा था सर। एक लड़का है सर रघु, वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है सर, और रोशनी भी अब उससे प्यार कर बैठी है सर। तो मैं दिल्ली इसीलिए गया था सर ताकि कोई अच्छा लड़का मिल जाए और अपनी बहन की शादी उससे करवा दूं सर। हो सकता है उसने आपसे इसलिए झूठ बोला हो सर। मतलब उसने एक ऐसे बच्चे की झूठी कहानी बना दी तो सच में किडनैप हो गया? देख प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे, वरना बताना तो तुझे बाद में भी पड़ेगा। क्यों अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहता है? बोल। सर मैं नहीं जानता सर राहुल नाम का लड़का कौन है सर, वो कहाँ है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है सर। मतलब तू प्यार से नहीं बताएगा? सिंह चल, जब तक ये सच नहीं बोलता इसकी हड्डियां तोड़। सर मेरी बात सुनिए सर, सर मैंने आपको सब बता दिया सर। सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है, सारी गलती मेरी है। उस दिन वहाँ उतना ट्रैफिक था और वो रोड की दूसरी साइड पे खड़ा हुआ था, इसीलिए मुझे लगा कि उसी ने उस बच्चे को गाड़ी में बिठा दिया होगा। लेकिन सर उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैंने ही अपने भाई को फंसा दिया। अचानक क्या हो गया तुम्हें? उस दिन तो पूरे विश्वास के साथ कह रही थी कि तुम्हारे भाई ने राहुल को उठाया और अब अपना स्टेटमेंट बदल रही है। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, अगर आपको सजा देना है तो आप मुझे दीजिए, लेकिन प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। संतोष सिंह छोड़ दो चिराग को। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रोशनी झूठ बोल रही हो अपने भाई को बचाने के लिए। सुरेंद्र फिलहाल हमारे पास चिराग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। उसका मोबाइल फोन सर्वेलेंस पे डालो। ये भाई बहन की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। जिस चिराग चतुर्वेदी पर आपके बेटे को किडनैप करने का शक था उससे हमने पूछताछ की, लेकिन अभी तक उसने कुछ कबूल नहीं किया, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। क्या नाम बताया आपने इसका? चिराग नहीं, पूरा नाम? चिराग चतुर्वेदी। आप जानते हो उसे? नहीं, मैं किसी चिराग चतुर्वेदी को नहीं जानता हूँ। नहीं, याद कीजिए आप इस नाम के व्यक्ति से कभी मिले हो या कभी नहीं, कभी आपकी कोई अनबन हुई हो? नहीं सर, कभी नहीं। ठीक है, देखिए हम राहुल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ भी खबर मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, और अगर आपके पास कोई फिरौती की कॉल्स आती हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ याद आता है उसके बारे में। किसके बारे में सर? वही चिराग चतुर्वेदी के बारे में, तो बताइएगा। संतोष, जैसे ही हमने चिराग का पूरा नाम लिया राठौर चौंक गया था, जैसे उसे कुछ याद आया हो, लेकिन पूछने पर साफ होकर गया था। अगर मेरा शक सही है तो अब यही हमें बताएगा कि इसकी कौन सी याददाश्त ताजा हुई थी। चलो चलो चलो, पता तो चले कि इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है। सर, चिराग किडनैपिंग केस में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। हमने जैसे ही राठौर को चिराग का पूरा नाम बताया, उसने रिएक्ट किया और फिर नॉर्मल हो गया। हमने उसके घर के बाहर उसका वेट किया तो वो बहुत गुस्से में एक आदमी से मिलने पहुंचा जिसका नाम है वेद प्रकाश। पूरा नाम वेद प्रकाश चतुर्वेदी। ये चिराग का सगा चाचा है सर। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, रोशनी ने हमसे झूठ बोला। यस सर, लेकिन जब हमने वेद प्रकाश के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि सर वेद प्रकाश जी और उनका परिवार सालों से यहीं पर रहते हैं। वेद प्रकाश जी का एक और बड़ा भाई भी था। दोनों पति पत्नी की काफी साल पहले मौत हो गई थी। दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। वजह क्या थी आज तक पता नहीं चला। माँ बाप के मरने के बाद वेद प्रकाश जी ने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं बेचारे बच्चे कहाँ कहाँ भटकते फिरते होंगे। चिराग वो तो फिर भी बड़ा था, पर रोशनी वो तो बहुत ही छोटी थी। सुना है गाजियाबाद में ही कहीं रहते हैं, पर कभी देखा नहीं। इसका मतलब ये सब एक दूसरे को जानते हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं। राठौड़ का बच्चा गायब हुआ इसलिए चिराग पे शक है, और चिराग का नाम सुनते ही राठौड़ चिराग के चाचा वेद प्रकाश से गुस्से में मिलने जाता। इन सबका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है जो ये हमारे सामने कबूल नहीं कर रहे। लेकिन सर राठौर क्यों नहीं कबूल करेगा? उसका तो बच्चा गायब हुआ है, और सर उसे तो खुद आकर हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर वो कबूल नहीं कर रहा है सुरेंद्र, तो इसका मतलब है कि राहुल के अलावा इस केस में कई और पहलू हो सकते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं वो हमें चिराग बताएगा।
लेट्स गो। साहब राठौड़ ने मेरी बहन को मार दिया साहब, मार दिया साहब। मर्डर वेपन मिलदार के आसपास पांडे, चिराग को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाओ, तब तक मैं वहां पहुंचता हूँ। सर चलो पीछे चलो, निकलो। और ने इसको मारा है साहब, मेरी बात सुनो साहब, साहब ऐसा जब ये मर्डर हुआ आपने कुछ देखा था? कोई आवाज या शोर कुछ सुनाई दिया आपको? नहीं साहब, यहाँ कीर्तन चल रहा था, लाउड स्पीकर बज रहा था, तो कुछ सुनाई नहीं दिया साहब। ठीक है। जीने की इच्छा से भरपूर और उज्जवल भविष्य के सपने देखने वाली रोशनी का कत्ल हो चुका था। वो रोशनी जो अपने इकलौते सहारे चिराग के विरुद्ध जाकर एक अनजान मासूम बच्चे की जान बचाना चाहती थी। आखिरकार चिराग की दुनिया जो कि उसकी बहन थी, उसकी मौत हो चुकी थी। सवाल यह भी था कि आखिर चिराग राहुल को क्यों मारना चाहता था? वो उससे इतनी नफरत क्यों करता था कि उसकी बहन भी इस नफरत की बलि चढ़ गई? आखिर रोशनी की मौत से किसको फायदा होने वाला था? ऐसे एक नहीं हजार सवाल पुलिस की तरफ मुंह बाए खड़े थे और पुलिस भी इनके जवाबों की तलाश में दिन रात एक कर रही थी। रोशनी ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, इसीलिए तुमने उसे मार दिया ना? मैंने नहीं मारा है सर रोशनी को, मेरी जान थी सर वो, मैं ये सब क्यों करता सर? सर बल्कि राठौड़ ने उसकी जान ली है। सर मैं रास्ते में था, तब मैंने देखा था सर, राठौड़ ने सर मेरी घर से बाहर निकल रहा था काफी गुस्से में सर अपनी काली गाड़ी में बैठा और चला गया वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। मैं अंदर जाके देखा सर, रोशनी की लाश। मेरे राहुल को कुछ पता चला? मेरा बेटा मिल गया? अभी तक तो नहीं, लेकिन अब शायद जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ राहुल के लिए नहीं, आपके पति को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हैं। जी? क्यों? आपसे कुछ पूछताछ करनी है। चलिए। आप बात तो बताइए। पुलिस स्टेशन नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया? मैं मानता हूं कि मैं उसके घर गया था, पर किसी का खून करने नहीं गया था, बल्कि उसे वार्निंग देने कि अगर राहुल उसके पास है तो लौटा दे। लेकिन जब मैं उसके यहां पहुंचा तो उसके यहां तो ताला लगा हुआ था। मैं वहां से वापस अपने घर चला आया, मैंने तो उसके घर में पैर तक नहीं रखा। सुरेंद्र, राहुल के किडनैप होने के बाद रोशनी का मर्डर हुआ। रोशनी को मारने का कोई खास मकसद चिराग के पास नहीं है, लेकिन राहुल को किडनैप करने का जरूर हो सकता है। सुरेंद्र, इसका मतलब है कि इन दोनों के अलावा कोई और भी हो सकता है। रोशनी का एक बॉयफ्रेंड भी था ना, जिसे चिराग पसंद नहीं करता था। हाँ सर, रघु नाम है उसका। बुलाओ इस रघु को पुलिस स्टेशन पूछताछ करो। सर मुझे लगता है कि हमें एक बार चिराग के पड़ोसियों से भी पूछताछ करनी चाहिए, हो सकता है हमें कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगे। सुरेंद्र, हमें राहुल के किडनैप होने और रोशनी के मर्डर के बीच का कनेक्शन ढूंढ निकालना होगा। क्योंकि राठौड़ चिराग के पास जाने से पहले वेद प्रकाश से मिलने गया था। वेद प्रकाश ही वो आदमी है जो चिराग और राठौड़ को जोड़ता है। सब राजन राठौड़ को कैसे जानते हैं आप? राजन राठौड़ मतलब अब क्यों पूछ रहे हैं आप? जो पूछा है वो बताइए ना। बिजनेस की वजह से। क्या बिजनेस है आपका? जी मैं फाइनेंस का इंतजाम करवाता हूँ। अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो मार्केट से कम इंटरेस्ट में उनको पैसे दिलवाता हूँ। चिराग और रोशनी आपके क्या लगते? चिराग रोशनी मेरे भाई के बच्चे हैं, लेकिन भैया और भाभी की मौत के बाद उनसे मुलाकात कभी हुई नहीं। आपके भैया भाभी ने सुसाइड किया था, क्या वजह रही होगी? वजह तो आज तक पता नहीं चली सर। 10 साल पहले पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन आखिर में थक हार कर उन्हें भी केस क्लोज करना पड़ा।
मेरी बात समझ में नहीं आ रही है सर। 10 साल पुराने इस केस के बारे में आज मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं? क्योंकि राठौड़ का बच्चा किडनैप हुआ है और सस्पेक्ट है आपका भतीजा चिराग, और रोशनी का खून हुआ है और सस्पेक्ट है आपका बिजनेस फ्रेंड राठौड़। देखिए साहब, मुझे इस मामले में मत घसीटिए। मेरा इन दोनों मामलों से कोई लेना देना नहीं। तो कई सालों से तो चिराग से मैं मिला भी नहीं। ठीक है, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं पर मुकर रहे हैं। चिराग के माँ बाप आत्महत्या करते हैं, चिराग राठौड़ के बच्चे को किडनैप करता है। राठौड़ इसी गुस्से में चिराग की बहन रोशनी का खून कर देता है और यही राठौड़ वेद प्रकाश के साथ बिजनेस भी करता है और इसी वेद प्रकाश को भतीजी की मौत से भी फर्क नहीं पड़ता। याद है सुरेंद्र, रोशनी ने बड़ी कड़वाहट के साथ कहा था कि उनके कोई रिश्तेदार नहीं है। जी नहीं सर, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। मम्मी पापा की डेथ के बाद हम दोनों अकेले रहते हैं। इसका मतलब है इन सब के अलावा एक और कड़ी है जो इन सबको जोड़ती है, और शायद हादसे की वजह भी। सर मुझे लगता है कि उस वजह तक पहुंचने के लिए हमें पहले राहुल तक पहुंचना होगा। सुरेंद्र, ये भी तो हो सकता है कि चिराग और वेद प्रकाश मिले हुए हो और जानबूझ के अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। सकता है वेद प्रकाश की कोई बिजनेस प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से तो दोनों ने मिलकर राहुल को किडनैप किया हो। ये केस जितना सीधा दिख रहा है ना उतना है नहीं। सच अभी भी हमारी नजर से छुपा हुआ है। हेलो, ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। सर, रघु पुलिस स्टेशन आ गया है। चल। सर मैं रोशनी को क्यों मारूंगा? सर हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। सर हम दोनों अभी भाग के शादी भी करने वाले थे। ठीक है सर, तूने नहीं मारा। किसने मारा होगा? चिराग ने, क्योंकि वो तो नहीं चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो। नहीं सर, सर चिराग ऐसे कर ही नहीं सकता सर। सर वो तो अपनी बहन को जान से ज्यादा प्यार करता था सर, एक बाप की तरह ख्याल रखता था उसका। लेकिन सर कुछ दिनों से रोशनी बता रही थी कि वो आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, हर बात बात पे छिड़ जाता है सर। ये बात तो उसने रोशनी को भी नहीं बताई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था सर। गायत्री, गायत्री! अरे क्या हुआ? किस लिए इतना चिल्ला रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं सामान पैक करके? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? चिराग और राठौड़ दोनों पागल हो गए। पता नहीं दोनों ने पागलपन में कुछ कर दिया तो बेकार में मैं फंस जाऊंगा। इतने सालों के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। राठौड़ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो चुप रहने वाला नहीं है। अरे पुलिस को तो कैसे वैसे मैंने बेवकूफ बनाकर यहाँ से भगा दिया कि बिजनेस के लिए आया था, पर मैं जानता हूँ राठौड़ क्यों आया था। वो यहाँ पर मुझे धमकी देने के लिए आया था कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो मेरे बेटे की जान ले लेगा। अब तुम यहाँ खड़े रह के मेरा मुंह मत देखो, जाके अपना कपड़ा बंद करो और नितिन को भी बोला अपना सामान बंद करे जल्दी। सब मैं कह रही हूँ ना कि इन्होंने कुछ नहीं किए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। एक तो मेरा बेटा गायब हुआ है, ऊपर से आपने मेरे पति को लॉकअप में बंद कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि किसी को तंग करेंगे। आपके पति पे खून का इल्जाम है और इसलिए पूछताछ के लिए उनको पुलिस स्टेशन में लाया गया था। खैर फिलहाल मैं उनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा उनको बुलाऊंगा। उनसे कहिएगा कि वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। सिंह सर, चिराग और राठौड़ दोनों को छोड़ दो। यस सर। सुनीता, आप ठीक तो है ना? सर आप इसे क्यों छोड़ रहे हो सर? इसी ने मेरी बहन का खून किया है। बकवास बंद कर। मैंने किसी को नहीं मारा, बल्कि तूने मेरे बेटे का किडनैप किया है। क्या? अरे तू झूठ बोल रहा है। पुलिस स्टेशन है, ज्यादा बकवास की ना दोनों को वापस अंदर कर दूंगा। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। प्लीज सर, कोशिश कीजिएगा। हाँ मैं कोशिश करूंगा। आप जाइए, जाओ। सुरेंद्र, इस चिराग के आस पड़ोस में फिर से पूछताछ करो, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। चलो। जिसकी वजह से मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में जी रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ किया धरा आप ही का है, जिसकी सजा मेरे बेटे को मिल रही है। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही रहोगे। सुनो मेरी बात, सुनो। कुछ भी बोले जा रही हो। राहुल सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है, और कोई अपने बेटे का बुरा क्यों चाहेगा? ये तो तुम ही जानते, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ ये ऐशो आराम, ये पैसा जो तुमने कमाया ना, ये सीधी तरीके से नहीं कमाया, और तुम्हारी इस लालच की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। याद रखना।
चिराग और रोशनी का आपस में रिश्ता कैसा था? दोनों की बनती थी आपस में? बहुत बनती थी साहब। चिराग तो अपनी बहन रोशनी के लिए जी रहा था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। ठीक है सर, ये चिराग का पड़ोसी सुरेश है। इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नमस्ते सर। बताइए। सर मैं दिल्ली जा रहा था तो चिराग आया और बोला कि उसका एक पार्सल मैं दिल्ली में डिलीवर कर दूं। मैंने बोला ठीक है, मेरे बैग में रख दो। पार्सल जब रख रहा था तो उसका फ़ोन मेरे बैग में गिर गया। उसके बाद जब मैं दिल्ली पहुंचा तो हेलो, हाँ कौन? चिराग, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। अरे तेरा फ़ोन मेरे ही बैग में गिर गया था। आप उसको बंद करके रख दीजिएगा, नहीं तो बहुत फोन होंगे, आप परेशान हो जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं ऑफ कर देता हूँ। हाँ ठीक है, आप वापस आओगे, मैं आपसे तब ले लूंगा। फिर जब रात को घर वापस आया सर तो चिराग अपना फ़ोन ले गया। लो चिराग भाई, अपना फ़ोन लो। अरे थैंक यू भाई, चलता हूँ, अब रोशनी इंतजार कर रही होगी। ठीक है ठीक है, ठीक, शुक्रिया। थैंक यू सुरेश जी, आपने वाकई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अब आप जा सकते। थैंक यू सर। सुरेंद्र सर, ये साफ हो गया कि चिराग ने हमसे झूठ बोला। वो गाजियाबाद में ही था और उसका फोन इसके बैग में गलती से नहीं गिरा था। उसने जानबूझ के रखा था ताकि वो हमें गुमराह कर सके। इसका मतलब है कि किडनैपिंग उसने पूरी प्लानिंग के साथ की थी और जिसकी वजह वेद प्रकाश और राठौड़ को पता। इन तीनों को उठा लो। सर, अगर आपने पहले ही हमें सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज आपका बेटा आपके पास होता और इस तरह आपको परेशान नहीं होना पड़ता। जी, क्या बता देना चाहिए था? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये तो हमें पता है कि आपके बेटे को चिराग ने किडनैप किया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये आप हमें बताएंगे। अरे सुनिए सर, ये वेद प्रकाश के घर पे ताला लगा है, कुछ पता है कहाँ गए हैं? ना जी सर, कहाँ गया ये तो नहीं पता, लेकिन शाम को टैक्सी में बैग रख के किधर जा रहा था? कल शाम। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो। सर वेद प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने पड़ोसी से पूछताछ की, उन्होंने बोला कि कल रात को वह कहीं चले गए। सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है। हेलो सर, वेद प्रकाश शायद फरार हो गया है। पूरी फैमिली कल रात को कहीं चली गई है। सर, इसका मतलब राहुल किडनैपिंग और रोशनी के मर्डर से उसका कोई न कोई वास्ता जरूर है, वरना इस तरह रातों रात ताला लगाकर भागता क्यों वो? वेद प्रकाश का मोबाइल फोन ट्रेस कभी ना कभी तो ऑन करेगा ही। सर, चिराग, यहीं खड़े रहो, गली पे नजर रखो। चिराग और रोशनी जो दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, इस सतही दुनिया को अलविदा कह चुके थे और पुलिस एक बार फिर नए सिरे से लगभग शून्य पर पहुंच गई थी। यह साबित हो चुका था कि चिराग ने ही राहुल को अगवा किया था, लेकिन वही चिराग अब खुद मौत की नींद सो चुका था और सवाल यह भी था कि यह हत्या थी या आत्महत्या। पुलिस के मुताबिक यह कत्ल हो सकता था, लेकिन फिर एक नया सवाल कि यह कत्ल किसने किया होगा और रोशनी का कत्ल किसने किया था। आप मुझे फिर से उठा के ले आए। मेरे बच्चे को ढूंढने के बजाय आप मुझे ही परेशान कर रहे हैं। ये परेशानी तुमने खुद मोल ली है। हमने तो प्यार से पूछा था, बता दो, तुमने नहीं मानी। क्या बता दूं? कुछ हो तो बताओ ना। मैं बताता हूँ क्या बताना था। हमने रोशनी के मर्डर के बारे में पूछा, तुमने झूठ बोला। हमने पूछा चिराग को जानते हो, तुमने झूठ बोला। लेकिन जैसे ही चिराग का पूरा नाम तुमने सुना, तुम सीधे उसके चाचा वेद प्रकाश चतुर्वेदी के वहां पहुंच गए। अगर अपने बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो सच बोलने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि जिस चिराग ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है वो तो मर गया। चिराग मर गया? सर, तो मेरे बच्चे का क्या होगा सर? तो ऐसे बन रहा है जैसे तुम जानते नहीं चिराग मर गया। तूने मारा है चिराग को। मैं चिराग को क्यों मारूंगा सर? मेरा बच्चा उसके पास में। फिर बता, तेरा और चिराग का क्या कनेक्शन था? मैं चिराग के माँ बाप को पहले से जानता था। 10 साल पहले उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मेरे बिजनेस से जो ब्लैक मनी जमा हुआ है, आप उसे अपने मंदिर के दान में जमा कर लीजिए। इससे ब्लैक वाइट हो जाएगा और फिर उस पैसे को मैं वापस मार्केट में घुमा दूंगा और फायदा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आपका भी होगा। इसके लिए मैं आपको अच्छी खासी बड़ी रकम दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ईश्वर के पवित्र स्थल के बारे में ऐसे दूषित बातें करने की? लेकिन मैं सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से भी तुम्हारा और वेद प्रकाश की करतूत के बारे में शिकायत करूंगा। तब तुम दोनों को पता चलेगा कि ब्लैक मनी
क्वाइट कैसे होता है। मैं चिराग को कैसे पता चल गया? उस दिन जब मैंने चिराग का पूरा नाम सुना तो मैं समझ गया कि अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए उसने मेरे राहुल को किडनैप किया। मेरा राहुल मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे बचा लो। जिन लोगों को मार के तूने पेड़ से लटकाया था वो भी मासूम ही थे, तब ये मासूमियत का ख्याल आया नहीं तुझे? सर मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। राहुल की किडनैपिंग का रीजन तो क्लियर है सुरेंद्र, कि चिराग ने बदला लेने के लिए राहुल को किडनैप किया। लेकिन चिराग के बाद अब राहुल कहाँ है ये पता लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और चिराग और रोशनी के मर्डर का भी कोई स्ट्रॉन्ग क्लू अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा। सर मुझे नहीं लगता कि चिराग को राठौर ने मारा होगा, क्योंकि उसके मरने से तो राहुल का मिल पाना और मुश्किल हो जाएगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग ने ही राहुल का खून करके उसे कहीं ठिकाने लगा दिया हो? नहीं सुरेंद्र, अगर चिराग ने राहुल को मार दिया होता तो उसकी बॉडी राठौड़ को सौंप देता, लेकिन उसे मारना शायद उसका मोटिव नहीं था। उस दिन जब हमने उन दोनों को छोड़ा तो मिसेज राठौड़ को रोता हुआ देख के उसके चेहरे पे जो खुशी थी उससे मुझे ये लगा कि वो उन्हें तड़पता हुआ देखना चाहता। अक्सर ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि किडनैपर मारता नहीं है बल्कि सामने वाले को तड़पता हुआ देख के खुश होता है। मुझे लगता है कि राहुल जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है ये पता लगाना जरा मुश्किल है। हाँ सर, क्योंकि मोबाइल लोकेशन और पड़ोसियों के मुताबिक वो उस दौरान अपने एरिया से बाहर कहीं नहीं गया। आखिर कहाँ रखा होगा उसने राहुल को? इस घर में कौन रहता है? इस घर में कोई नहीं रहता साहब, ये मकान तो महीनों से बंद है। इसकी चाबी चिराग के पास है सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने राहुल को अपने एरिया में कहीं छुपा रखा हो, और अगर मेरा शक सही है सर तो राहुल शायद हमें वहीं मिलना चाहिए। चलो चलो। सर वेद प्रकाश का मोबाइल फोन नोएडा के एक गांव में ट्रेस हुआ है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वहाँ उसकी ससुराल है, वहीं छुप के बैठा हुआ है। मैंने वहाँ की टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग उसे लेकर आते होंगे सर। मेरी बात तो सुनिए, सब गाड़ी में बैठी है। अरे मेरी बात सुनिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें मत लेके जाइए, इन्हें मत लेके जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? थैंक यू सो मच। सिर्फ आप ही की वजह से मुझे मेरा बेटा सही सलामत वापस मिल गया। आप कहें ऐसा मैं कभी नहीं भूलूंगी। देखिए हमने आप पे कोई एहसान नहीं किया, जो हमने किया वो हमारा फर्ज था। अगर आप इजाजत दे तो हम राहुल से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं, जो पूछना है वो इसे पूछिए। बेटा जिस जगह से आप हमें मिले थे उस जगह आपको कौन लेके गया था? चिराग भैया मुझे लेके गए थे टफी के साथ खेलने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया। अब बोलो क्यों मारा चिराग को? देखिए सर, मैं वहाँ गया जरूर था, लेकिन मैंने चिराग को नहीं मारा। मैं तो वहाँ उससे बात करने के लिए गया था, उसे समझाने के लिए गया था कि अगर उसने राहुल को किडनैप किया तो उसे छोड़ दे। क्योंकि राठौड़ मुझे बार बार धमकी दे रहा था कि अगर उसके बेटे राहुल को कुछ हुआ तो मेरे बेटे की जान ले लेगा। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा चिराग की लाश लटकी हुई है सर। कुछ देर के लिए तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे लगा कि यही मौका है राठौड़ को फंसाने का। जब उसने मेरे भाई और भाभी का खून किया तब मैं भी वहाँ पहुँचा था। फिर ना कोई प्रॉफिट ना इनकी वो सब बची हुई प्रॉपर्टी। लेकिन लालच में अपना मुंह बंद कर लिया मैंने और उसका साथ दिया। मेरे पास यही एक मौका था कि चिराग के सुसाइड को मर्डर बना दूं। इस चिट्ठी में चिराग ने यह भी लिखा था कि उसने राहुल को कहाँ छुपाया है, और राठौड़ को फंसाने के लिए मैंने वो चिट्ठी अपने पास छुपा के रख ली। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन पता नहीं कैसे राहुल ने मुझे देख लिया। सर ये सच बोल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चिराग की बॉडी पर चोट के निशान उसकी मौत के 1 घंटे बाद के हैं। काश चिराग ने बदला लेने का तरीका अपनाने की बजाय पुलिस की मदद ली होती तो इन जैसे भेड़ियों को सजा भी मिलती और चिराग और रोशनी अपनी जिंदगी से भी हाथ नहीं धोते। चिराग ने अपने अंदर एक ऐसी नफरत को पाला था जिसने उसके माँ बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए उसे एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार कर दिया, जिसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। और नफरत के इस खेल में चिराग और रोशनी दोनों अपनी जिंदगी हार बैठे। राजन राठौड़ को चिराग के माता पिता के कत्ल के लिए और वेद प्रकाश को अपने भाई और भाभी के कत्ल में शामिल होने और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जब भी कोई ऐसा भाव आप पर हावी हो तो रुक कर अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें कि इसका हासिल क्या है। क्या जायज है ये घृणा, ये नफरत, ये लालच? क्या जिंदगी सिर्फ सीधे साधे रास्ते पर चलकर प्यार से नहीं जी जा सकती? यकीन मानिए अपने आप से सवाल करने की आदत
हमें गुनहगार और इंसान से जानवर बनने की प्रक्रिया से सुरक्षित कर लेगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिन एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां किसी की बेरहमी से हत्या की गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का एक छोटे से बच्चे के साथ किसी के इंतजार में बैठा था। कौन था ये लड़का और उसके साथ ये बच्चा कौन था, और जिस शख्स की बेरहमी से हत्या की गई थी वो कौन था और उसकी हत्या की वजह क्या थी? क्या इस शख्स का और उस लड़के का आपस में कोई कनेक्शन था? क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा नीलेश नहीं मर सकता। देखिए, मुझे मालूम है ये सही वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन आप लोग से अकेले में बातचीत करें। साहेब, माझा पोरगा खूप चांगला होता। उसका ना ही कभी किसी से झगड़ा, ना ही कोई दुश्मनी थी। कह के गया था कि मैं काम पर जा रहा हूँ, पर वापस ही नहीं आया। कितने खुश थे हम दोनों। हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रहे थे, पर अच्छा, आपको किसी पर शक है? किस पर शक करूं सर? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि कोई मेरे पति जैसे भोले इंसान के साथ भी कोई। हमारे लिए तो विश्वास करना ही नामुमकिन है कि ऐसी कोई घटना घट चुकी है। पता नहीं अब रूपा दीदी पूरे घर को अकेले कैसे संभालेगी। हो सकता है उसका कोई कस्टमर हो जो उससे नाराज हो किसी वजह से। कस्टमर? ये नीलेश करता क्या था? नीलेश का ट्रैवल बिजनेस है अपने जीजा जी के साथ। हो सकता है बिजनेस को लेकर कुछ आपस में हुआ, पर हमें नहीं पता। ठीक है, जरूरत पड़ने पे पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। शिंदे, नीलेश के परिवार में किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि उसके किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है, और जिस तरह से उसे मारा है देखकर नहीं लगता कि लूटपाट के चक्कर में उसे मारकर वहां फेंक दिया गया है। और जितनी बेरहमी से मारा है, उतनी बेरहमी से कोई किसी का कत्ल तभी कर सकता है जब उससे बहुत नफरत करता हो। नीलेश के बारे में अच्छे से पता लगाओ। जिस दिन उसका कत्ल हुआ उस दिन वो कहाँ था, किस किस से मिलने वाला था, किस किस के टच में था। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। सर, नीलेश के चाचा ने बताया कि नीलेश ट्रैवल कंपनी में काम करता था। उसके पड़ोसी से पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ नोटिस किया था क्या। ऐसा तो कुछ अजीब नहीं देखा मैंने, सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, उसके किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई लड़ाई झगड़ा? वैसे तो बहुत अच्छा आदमी है, सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, पर आजकल इतना टाइम कहाँ मिलता है कि एक दूसरे पे ध्यान दो। कुछ दिन पहले नीलेश का अपने अंकल के साथ झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ये मैं श्योर नहीं हूँ। कितनी बार समझाया तुझे, तू समझता क्यों नहीं है? आखिर कब सुधरेगा तू? क्या क्या? मेरी बीवी, मेरा घर, मेरी मर्जी। देख, मेरे सामने पैदा हुआ है तू, और मुझसे ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, समझा? दोबारा ऐसा किया ना तो क्या? इस मामले से दूर रही है, दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। इस बार प्यार से समझा रहा हूं तुझे नीलेश, और अगली बार ऐसा किया ना तो मेरे पास दूसरे स्टाइल भी है, समझा? पर मैं तो बस इतना ही चाहता था कि वो बहू का ख्याल रखे। पेट से है वो सर, इस घर को वारिस देने वाली, लेकिन पता नहीं क्यों सर नीलेश को अपने ही बच्चे की कद्र तक नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? तो सर एक दिन नीलेश बहू की जान लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अगले दिन मैंने नीलेश को डांटा था। माना कि मैं नीलेश से गुस्सा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जान से मार दूं।
झगड़ा किस मियाँ बीवी में नहीं होता सर। हमारे बीच में भी कभी कभार होते थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो बुरे थे या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, बल्कि तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ छुपा रही हो हमसे? मैं क्या छुपाऊंगी सर? देखो, हम तुम्हारे पति के कातिल की ही तलाश कर रहे हैं और ऐसे में हर एंगल से इस केस की छानबीन करनी ही पड़ेगी। मीरा के चेहरे पे साफ लिखा हुआ था कि वो झूठ बोल रही है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा क्यों कर रही है ये बात समझ में नहीं आई। नीलेश की कहानी काफी उलझी हुई लग रही है। एक काम करो, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। 5 लाख, पूरे 5 लाख फटाफट लेकर आ जाओ। और सुनो, पुलिस को बुलाने की गलती बिल्कुल मत करना। कॉल की ड्यूरेशन बहुत कम थी, हम कॉल को ट्रेस नहीं कर पाए। सर मेरा बच्चा मिल जाए बस, बदले में उनको जो चाहिए ना हम देने के लिए तैयार। जितने भी पैसे चाहिए हम दे देंगे। सर मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सारी गलती मेरी है, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ बड़ा? नहीं सर, हम लोग मीरा के साथ टच में नहीं है। उसने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। आप लोग आखिरी बार उससे कब मिले थे? अरसा हो गया सर, अब तो उसका चेहरा भी जहन में धुंधला धुंधला सा याद है। सुनते, हो सकता है कि वो हमसे झूठ बोल रहे, शायद उसके बाप और भाई ने मिलकर उसे मारा ऑनर किलिंग में, या फिर उन्हें इस बात का पता चल गया था कि नीलेश मीरा को मारता था, इसलिए गुस्से में आके उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। सर इसका मतलब मीरा का उसके भाई और पिता से कोई ताल्लुक नहीं है। एक काम करो, उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। यस सर। सर नीलेश के कॉल रिकॉर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं और मैंने चेक भी किए हैं। सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो किसी नीतू, शंकर, वंदना और अनीता के टच में है। सर इन 4 लोगों से नीलेश की बहुत ज्यादा बातें होती थी। इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ। यस सर। आपकी नीलेश के साथ फोन पे काफी बातें होती थी ना? सर मैं और नीलेश एक साथ काम करते थे, मैं ही उसे काम में गाइड करता था। बहुत ही अच्छा इंसान था वो। मुझे पता नहीं ये सब किसने और क्यों किया उसके साथ। पिछले कुछ दिनों में नीलेश के किसी भी कस्टमर से कोई बहस हुई थी? मेरी जानकारी में ऐसे कोई आदमी नहीं। सर ये नीतू है, नीलेश की बड़ी बहन। आपको किसी पे शक है? चलो। क्या लगता है सर, ये शंकर सच बोल रहा है? हो सकता है अपने धंधे को बचाने के चक्कर में हमसे झूठ भी बोल रहा हूं। हो सकता है नीलेश का किसी कस्टमर के साथ झगड़ा हुआ हो या कुछ ऐसा जो उसे पता है और हमें नहीं बताना चाहता है। एक काम करो, इस शंकर और इसके बिजनेस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके बारे में खोद के निकालो। वैसे चाचा को देख के लगता नहीं कि उसमें इतनी हिम्मत है कि किसी को मार सकता है। नीलेश का मर्डर इस फैमिली की रंजिश या उसका शंकर के साथ बिजनेस की वजह से हो सकता है। नीलेश की हत्या तो गहरी दुश्मनी या आपसी रंजिश की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन पुलिस को इस मामले में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। पुलिस की शक की सुई धीरे धीरे नीलेश की पत्नी, उसके परिवार और उसके चाचा पर घूम रही थी। पुलिस को इस बात का भी शक था कि शायद नीलेश का अपने बिजनेस में किसी के साथ झगड़े या दुश्मनी का एंगल हो जो इस हत्या का कारण बना हो। इसलिए पुलिस ने नीलेश के जीजा शंकर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया, जिसके साथ वो बिजनेस करता था। और इस सब के बीच 15 साल का कृष्णा एक बड़े अपराध को अंजाम देने में जुटा हुआ था। आखिर कृष्णा ये सब क्यों कर रहा था? क्या वो इस षड्यंत्र में अकेला था? कृष्णा, खाना बन गया है, चल गरम गरम खा ले। चल 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 खा ले, फिर हॉकी मैच के लिए चले जाना। कृष्णा, आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, तू परेशान रहने लगा है और अपनी हालत तो देख, कितना दुबला होता जा रहा है।
कल दोपहर 3 बजे मैं तुम्हारा मैदान पर इंतजार करूंगा। पूरे पैसे लेकर आ जाना। देखो पैसे तैयार है, मेरा बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है, कल आके ले जाना। एक मिनट, देखो तुमने जितना बोला था उतना पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरा बच्चा सही सलामत मुझे मिल जाना चाहिए बस। कृष्णा खाना खा। पर क्या बार बार घड़ी देख रहा है? माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं आगे खा लूंगा पक्का। चुपचाप यहाँ बैठ, खाना खा फिर जा रहा। चल मुंह खोल। बस क्या बस बस बस, एक और मामा मेरा हो गया। बाय। कृष्णा मैं आगे खा लूंगा, सुन ना। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये किडनैपर इस लाइन में नया है। हमने जाल बिछा दिया है, ये किडनैपर जल्दी हमारी गिरफ्त में हो। चलिए सर, शंकर की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। उसका बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सर एक चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? सर शंकर ने अभी तक 4 शादियां की हैं। यहाँ तक कि नीलेश की बहन भी उसकी दूसरी बीवी रह चुकी है। सर और शंकर कुछ महीने पहले ही अपनी बाकी बीवियों को छोड़कर अपनी दूसरी बीवी नीतू के पास वापस आया है। इतना सब कुछ होने के बाद शंकर इसके पास वापस लौट कर आया। क्या ये बात किसी भी भाई को कभी बर्दाश्त होगी? सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तुमने 4 शादियां की ना, तो ये कि नीलेश की बहन नीतू तुम्हारी दूसरी पत्नी है। उसके बाद तुमने 2 शादियां और की, और अचानक ऐसा कुछ हुआ कि तुम लोग का प्यार पनपा और वापस आ गए, और नीतू के साथ सब ठीक हो गया। जरूर नीलेश को इस बात का बुरा लगा होगा कि उसकी बहन की जिंदगी तुमने बर्बाद की, इसलिए तुमने। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे मार दिया? क्या सर, अगर किसी बहन की उजड़ी हुई जिंदगी फिर से बस जाए तो किसी भाई को क्या परेशानी हो सकती है? नीलेश हमारे साथ ही काम करता था, हमारे साथ ही रहता था। किसी से भी पूछ सकते हैं आप, चाहे तो नीतू से पूछ लीजिए। आप बेकार के मुझ पे शक कर रहे हैं। छोड़ो इधर साहब, काम कीजिए, अब गर्मा गर्म चाय पीजिए। फिर कभी पियेंगे थाने की कड़क चाय। अभी चलते हैं। भाई तो इस बात से सबसे ज्यादा खुश होते। शंकर ने पहले जो कुछ भी किया, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी के पिता है वो। ये मेरी बेटी अवनी और शंकर। सर शंकर एक बहुत ही जिम्मेदार पिता है, और ये शंकर की पहली बीवी से उसका बेटा कृष्णा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शंकर की पहली पत्नी का नाम अनीता है और कृष्णा अनीता और शंकर का ही बेटा है। लेकिन आखिर कृष्णा ने एक बच्चे को किडनैप क्यों किया? उसे 5 लाख रुपए किस लिए चाहिए थे? आखिर ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसे पूरा करने के लिए कृष्णा ने इतने बड़े अपराध का सहारा लिया? सर चाहे बिजनेस हो या घर, ये नीलेश और शंकर के बीच में कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है। शंकर बहुत ही चालाक आदमी लगता है, इसे अच्छी तरीके से समझना होगा। उसे अच्छी तरीके से समझने में एक से तुम्हारी मदद कर सकती है। राइट साहब। फरहान, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इतनी देर हो गई, अब तक कोई भी नहीं आया है। अरे अपनी सेफ्टी के लिए वो हमें टेस्ट कर रहा होगा। तुम जरा चुपचाप रहो, उसका वेट करते रहो। मैं जा रही। रंजना, ये रंजना क्या कर रही हो? रंजना, सर आप समझ नहीं रहे, मेरा बच्चा उनके पास है। उन्होंने हमें बहुत धोखा दिया है सर। टाइम तो बहुत हो गया। मुझे लगता है किडनैपर ने खतरे को भांप लिया होगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया। राणे, इस पूरे एरिया की अच्छी तरीके से तलाशी लो। देखो साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। सो देखिए, जितनी बुरी तरीके से नीलेश को मारा गया है, उसे देख के तो हमें यही लगता है किसी ने भारी दुश्मनी का बदला लेने के लिए सब किया है। क्या? नीलेश अंकल को मार दिया? शंकर जब भी कृष्णा को मिलने आता था तो नीलेश हमेशा उनके साथ आता था। कृष्णा नीलेश के बहुत करीब था। दोनों साथ बातें करते थे, घूमते थे। कृष्णा, बेटा डरो मत। अच्छा एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों में नीलेश की किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी? I mean, तुम्हारे पापा के साथ?
नीलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो काफी शराब पीता था और जिस वक्त उसकी हत्या है उसने काफी पी रखी थी। सर शायद यही वजह हो सकती है कि हत्यारे ने आसानी से नीलेश के ऊपर काबू पा लिया। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या का समय रात में 11 बजे के आसपास का है। शिंदे, अगर नीलेश के कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से देखें तो शंकर की पहली पत्नी अनीता के काफी सारे कॉल्स दिखते हैं। हाँ सर, और उन्होंने बताया था कि वो नीलेश के काफी करीब थी और उसका बेटा कृष्णा भी। कृष्णा नीलेश के बहुत करीब था, दोनों साथ बातें करते थे, घूमते थे। सर यही वजह हो सकती है कि कृष्णा काफी घबराया हुआ। अगर इन दोनों की बातचीत होती थी तो संभव है कि उनके संबंध भी अच्छे हों और यही बात कृष्णा को अच्छी नहीं लगती होगी। कृष्णा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उस पर कड़ी नजर रखो। पर सर आपको क्या लगता है कि कृष्णा में इतनी ताकत है कि वो नीलेश के सर पे कील ठोक सकती है? बिल्कुल, क्योंकि नशे की हालत में किसी को भी मारना और कील ठोकना बहुत आसान है। राणे, इस पूरे एरिया में अच्छे से पूछताछ करो। किसी ना किसी ने यहाँ पर किसी को आते जाते जरूर देखा होगा। सो क्या हुआ कृष्णा? तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? आई मुझे अकेला छोड़। कैसे अकेला छोड़ दूं? तेरा संबंध रहा है कौन? फराक, उसने हमारे बच्चे को क्यों मार डाला? हम तो सारे पैसे भी लाए थे उसे देने के लिए, क्यों मार डाला मेरे बच्चे को? तुमने किसी को देखा था यहाँ पे? हाँ साहब, एक बच्चे को हमने देखा था। कोई सामान था उसके पास? हाँ साहब, उसके पास एक बैग था। सर कृष्णा के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। सर रिकॉर्ड के हिसाब से एक नई बात पता चली है। कृष्णा इस नंबर पर लगातार कई दिनों से बात कर रहा था और जब मैंने इस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि ये नंबर अनरजिस्टर्ड है, कंपनी से जल्दी बंद करने वाली। तो ये कृष्णा ही बता सकता है कि नंबर किसका है। ये किसका नंबर है? क्या आपकी इस नंबर पे बात होती थी? नहीं, मैं तो जानती भी नहीं कि ये नंबर किसका है। सच बोलिए, वरना सच बाहर लाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये नंबर किसका है और आप पता लगा लीजिए, ये नंबर किसी गलत आदमी का नहीं हो सकता, वरना कृष्णा इस नंबर पे कभी बात नहीं करता। चाहे जो हो, इसे सच तो बताना ही पड़ेगा। वो नीलेश अंकल का दूसरा नंबर था। क्या नीलेश इस नंबर पे बात किया करता था? और इतनी क्या बातचीत होती थी तुम दोनों के बीच में? वो सब मुझे नहीं पता। नीलेश अंकल और मैं मिलने वाले थे, मैं गया भी था उनसे मिलने, पर वो मुझे मिले नहीं। सर अगर कृष्णा नीलेश के मरने के बाद भी उसे कॉल कर रहा था, इसका मतलब यह है कि कृष्णा को नहीं पता कि नीलेश मर चुका है। सर इस हिसाब से तो कृष्णा ने नीलेश का खून नहीं किया। कृष्णा का बर्ताव भी बड़ा अजीब सा है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और उससे भी बड़ी बात, बिना पेपर्स के नीलेश से सिम कार्ड क्यों लिया? कहीं वो किसी गलत चीज में इन्वॉल्व तो नहीं था? नीलेश इस दूसरे नंबर का इस्तेमाल क्यों करता था? सर इस बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं। साहब, हमें किसी को इस बारे में पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो तो शंकर के साथ छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था। सर मुझे नीलेश के दूसरे नंबर के बारे में नहीं पता। सर मुझे नहीं लगता कि नीलेश किसी भी इलीगल काम में इन्वॉल्व हो। ऐसा लगता है कि इस फैमिली में नीलेश के बारे में किसी को भी अच्छी तरह से नहीं मालूम। ये तो क्लियर है कि वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा था। सेलुलर कंपनी से नीलेश के इस नंबर का कॉल रिकॉर्ड्स निकाला। ओके सर। पता नहीं बिना वेरिफिकेशन के नंबर कैसे चालू कर दिया। सर ये रहे नीलेश के कॉल रिकॉर्ड्स। सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से नीलेश कृष्णा के साथ साथ शंकर की दोनों एक्स वाइफ के टच में भी था। एक मिनट शिंदे,
बड़ी अजीब बात है। नीलेश शंकर के एक्स वाइफ के टच में क्यों था और उनसे बात करने के लिए उसे सीक्रेट नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? सर इस सवाल का जवाब तो शंकर ही दे सकता है। जी सर, मैंने ही नीलेश को अपने तीनों एक्स वाइफ से मिलवाया था उस वक्त जब हम काम के सिलसिले में बाहर आते जाते थे। और तुम उन सब के टच में अभी तक क्यों? मेरे बेटे कृष्णा की वजह से मैं अपनी पहली बीवी अनीता के टच में हूँ, और मेरी दूसरी बीवी नीतू को तो आप जानते ही हो, मैं उसी के साथ रहता हूँ। और मेरी तीसरी बीवी मेरे काम में हेल्प करती थी, इसीलिए उसके टच में था, पर वो अब बहुत दूर सेटल हो चुकी है। और मेरी लास्ट वाइफ पूजा, जो मुझसे इमोशनली अटैच है, एक बार काम के सिलसिले में मैंने नीलेश को पूजा से मिलवाया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उनसे लगातार टच में था। हाँ, मैं अनीता का मान सकता हूँ क्योंकि कृष्णा उससे काफी करीब था, लेकिन दूसरे नंबर से कृष्णा का फोन। क्या तुम झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा सर? जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। बिल्कुल सर। सर, या तो ये शंकर सच बोल रहा है या फिर जरूरत से ज्यादा होशियार है। उसकी तीसरी वाइफ के बारे में पता करो, और उसकी चौथी वाइफ जो अभी भी शहर में, उससे बातचीत करो। राइट सर। शंकर की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा था उसकी वजह से उसकी जिंदगी काफी उलझी हुई थी, और काफी हद तक नीलेश की जिंदगी शंकर की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। दोनों एक साथ काम करते थे और एक दूसरे के काफी करीब थे। नीलेश नीतू का भाई था जो शंकर की दूसरी पत्नी थी, और नीलेश शंकर की सभी पत्नियों के टच में था। क्यों? क्या शंकर की 4 शादियों का नीलेश की हत्या से कोई संबंध था? नीलेश का खून हो चुका है और उसकी और तुम्हारी इस नंबर पर लगातार बात होती थी। इस नंबर के बारे में किसी को नहीं पता। क्या बात करते तुम लोग? सर, जब से शंकर ने मुझे उससे मिलवाया है, वो मुझे रोज़ अपने नंबर से फ़ोन किया करता था। उसके बाद जब मेरी इंगेजमेंट हो गई तो मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर वो मुझे एक नए नंबर से कॉल करता था। मैंने उससे कहा कि अब मैं उससे बात नहीं कर सकती। मेरे मंगेतर को ये सब पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता उसका खून किसने किया और कैसे हुआ, लेकिन अब मेरी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। आप प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करिए। देखिए, फिलहाल तो हम नीलेश के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें आपके मंगेतर से भी बात करनी है। नहीं सर, मैं तो नीलेश को जानता भी नहीं था। अगर मुझे पहले मालूम होता कि नीलेश पूजा को परेशान कर रहा है तो मैं खुद ही पुलिस में कंप्लेंट कर देता। उसे मार के कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे। क्या शंकर की उलझनों का सामना नीलेश को करना पड़ा? क्या नीलेश की मौत शंकर की वजह से हुई? इस केस में अब भी ऐसी कई चीजें थी जो पुलिस के सामने आनी बाकी थी। दूसरी तरफ रंजना और पराग के बच्चे की किडनैपिंग और हत्या के मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। सर किडनैपिंग वाली जगह से मैंने कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की तो उन्होंने बताया जिस दिन हम लोग किडनैपर को पकड़ने गए थे वहां एक बच्चा भी मौजूद था। ये रहा सर उसका स्केच। आप लोग इस लड़के को जानते हैं? नहीं सर। सर, हम इसे नहीं जानते। ठीक है, हमें कुछ भी पता चला तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। राणे सर, इसका मतलब हमारा शक सही था। रान, अगर किडनैपिंग में इसी लड़के का हाथ है तो ये जरूर इसकी पहली किडनैपिंग रही होगी, वरना ये इन लोगों से सिर्फ 5 लाख रुपए की डिमांड नहीं करता। इस स्केच को हर जगह सर्कुलेट करो, सबसे पूछताछ करो और अपने खबरियों को अलर्ट कर दो। इस लड़के को जल्द से जल्द पकड़ के इससे पूछताछ करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। आखिर नीलेश की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है? सर, नीलेश की अपनी बीवी मीरा के साथ कुछ खास बनती नहीं थी। मीरा की माने तो नीलेश और मीरा के बीच बहुत सारी लड़ाइयां भी होती थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा ने नीलेश को मरवाया? ऐसा भी हो सकता है कि नीलेश के चाचा गणेश ने उसे मरवाया, क्योंकि उससे उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। सर, इस केस में शंकर से लेकर अनीता, पूजा से लेकर पूजा का मंगेतर राकेश, ये सभी सस्पेक्ट हैं। इन सब के पास ऐसी ना ऐसी कोई ठोस वजह जरूर होगी जिसकी वजह से उसने नीलेश को इतनी बुरी तरह से मारा। शिंदे, एक और मेजर चीज हमने मिस की। ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी हत्या इस एरिया में हुई, जबकि उसका मोबाइल का लोकेशन ये दिखा रहा है। क्या नीतू और शंकर रहते हैं? तो क्या वो इस एरिया में आया था? और अगर आया था तो नीतू और शंकर से मिला? शंकर घर पे नहीं है। हमारे सवालों का जवाब तुम भी दे सकते हो कि जिस रात नीलेश की मौत हुई उस रात वो तुम लोग से मिलने आया था इस एरिया में? क्योंकि उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो इसी एरिया में था, तो डेफिनेटली तुम लोग से मिलने आया होगा, है ना? मुझे नहीं पता कि वो इस एरिया में आया था या नहीं आया था,
और अगर आया भी होगा तो हम लोग घर पे थे ही कहाँ? उस रात तुम लोग कहाँ थे? झूठ बोलने का रास्ता ढूंढ रही हो या सच छुपाने का तरीके? गिरफ्तार कर लो इसे। हम उस रात को डॉक्टर के पास गए थे। क्या नीतू आपके पास चेकअप के लिए आई थी? 10 अगस्त की रात को नीतू मेरे पास चेकअप के लिए आई थी, पर उस रात ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। ये हालत आपकी कैसे हुई? नहीं नहीं डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, बस मुझे पेन किलर चाहिए। पर वो बिना दवाई लिए ही चली गई। थैंक यू। मैं सच कह रही हूँ, मैं गिर गई थी इसलिए मुझे वो चोट लगी। देखो नीतू, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अपने पति से भी नहीं। मेरे पति ने कभी मुझे हाथ भी नहीं लगाया सर। तो ठीक है, एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे जब मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो आप लोग जबरदस्ती मेरा चेकअप क्यों करवाना चाहते हैं? तो ठीक, घर जाओ। शिंदे, आई एम 100% श्योर ये अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके मेडिकल टेस्ट की परमिशन निकाल। हो सकता है ये घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो, जिसका पता नीलेश को चल गया, और इसी वजह से शंकर और नीलेश में झड़प हुई, जिसके बाद शंकर ने नीलेश को मार दिया। इस केस में पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। पुलिस की थ्योरी अब इस केस के हर एंगल पर काम कर रही थी। क्या नीलेश की मौत जैसी दिखाई दे रही थी वैसी ही थी? क्या हत्यारे ने नीलेश की हत्या को जानबूझकर इस तरह से अंजाम दिया था? सर, सोनेगांव पुलिस थाने से ये स्केच आया है। उन्हें इस लड़के की तलाश है। मामला किसी छोटे बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर का है। फौरन सोनेगांव पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो। जी सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे तो उनसे पैसे चाहिए थे। तुम्हारे साथ और कौन था इस प्लानिंग में? मुझे नीलेश अंकल ने कहा था ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरी डैड के बहुत सारे औरतों के साथ अफेयर थे। मुझसे ज्यादा वो अवनी से प्यार करते थे। मेरी बेटी अवनी और शंकर, मेरे सारे विशेष, सारे डिमांड्स अधूरे रह जाते थे। फिर एक दिन नीलेश अंकल ने मुझे पैसे कमाने का प्लान बताया। उन्होंने मुझे उनका फोन नंबर दिया और मुझसे कहा कि मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। ये सोचा था कि कम मांगेंगे और रेगुलर करेंगे। हम ये सब साथ में करने वाले थे, लेकिन नीलेश अंकल आई नहीं। फोन उठा, हाँ, मैंने उसे नहीं मारा। पता नहीं वो बच्चा कैसे मर गया। ये सब उस शंकर का किया धरा है। उसी ने ये सब किया है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। 4 शादियां, अलग अलग औरतों से संबंध, तेरी इन्हीं हरकतों ने तेरे बेटे को अपराधी बना दिया। क्या हुआ? चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? अब जिंदगी का मजा नहीं आ रहा तुझे? सच बता, तुझे पता था ना इस प्लान के बारे में कि नीलेश तेरे बेटे के साथ मिलकर ये सब करने वाला है? यही कारण है कि तूने नीलेश को मारा, क्योंकि वो तेरे बेटे की जिंदगी खराब करना चाहता था। बेहतर इसी में है कि सब कुछ सच सच बता। बोल। मैं सच बता रहा हूँ सर आपको। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मेरा बेटा इन सब चीजों में पड़ने वाला, तो मैं उसे कभी ये सब करने नहीं देता सर। मुझे नहीं करवाने कोई भी टेस्ट वेस्ट। आप लोग क्यों मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं? हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा। और वैसे भी सांच को आंच क्या, चांदनी ले चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। सर, नीतू को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। थैंक्स डॉक्टर। सर, मुझे लगता है कि यह सब शंकर ने किया है। हो सकता है नीलेश ने नीतू को बचाने की कोशिश की और मारा गया। शंकर को उठाओ, पुलिस लॉकअप में थोड़ी सी खातिरदारी करेंगे तो शायद सच बोल देगा। राइट सर। क्या बकवास है सर ये सब? आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? अपनी पत्नी से मारपीट करता है तू? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता सर। मेरी बीवी है वो।
वो तेरी बीवी है। तो बाकी की 3 कौन थी? वो सब समय का जोश था। अब शादी की मैंने चाह रहा। समय का जोश था? सर, मैं हमेशा के लिए नीतू के पास लौट कर आया हूं सर, और ये सब जिस दिन हुआ उस दिन मैं शहर में भी नहीं था। नीलेश कैसे मरा? मुझे क्या पता होगा सर नीलेश कैसे मरा। सच बोल रहा हूँ सर। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पति ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सर, जब मुझे उनके अफेयर्स के बारे में पता चला तो मैंने खुद से ही खुद को चोट पहुंचा ली। सच क्या है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। अभी जा सकते। सुंदे, देखा जाए तो इनमें से किसी का भी ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड इनके खिलाफ नहीं है। मौका वारदात पे भी किसी का फोन एक्टिव नहीं है, और हो सकता है खूनी इतना शातिर हो कि अपना फोन भी कैरी नहीं किया। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। और ये देखो, इस कहानी का ये किरदार जो शायद मिसिंग लिंक भी हो, और यही इसके हाथ की हथकड़ी भी बने, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक खून होने से 2-3 दिन पहले जहां जहां नीलेश का लोकेशन दिखा रहा है वहीं वहीं इसका भी फोन एक्टिव है। कहीं ये शख्स उसका पीछा तो नहीं कर रहा? और अगर इसने नीलेश को मारा, क्यों मारा? सर, मैं अपने होने वाले बच्चे के बाप को क्यों मारूंगी? मुझे वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में क्यों डालूंगी सर? गुस्सा, जलन, ये 2 चीजें काफी हैं किसी को भी मारने के लिए। और अब तुम्हारे सच छुपाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पता किया है तुम्हारा भाई रवि हमेशा नीलेश के आसपास ही रहता था। हाँ, मैं उनके आसपास ही रहा करता था, उन पर नजर रखता था, पर मैंने उन्हें मारा नहीं है। नीलेश पे नजर क्यों रखता था तो? नीलेश अपने जीजा शंकर को अपना गुरु मानता था, और शंकर ने भी उसे अपना चेला बना लिया था। वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता था। शंकर के कई सारे अफेयर्स थे, और जब मैंने नीलेश को ये सब करने से मना किया तो उसने मुझे बहुत मारा। नीलेश का चरित्र परत दर परत पुलिस के सामने खुलता ही जा रहा था। पुलिस के हाथ जो जानकारी लगी थी उसकी वजह से मीरा और उसके भाई के साथ पूजा और उसका मंगेतर भी पुलिस की रडार पर थे। पुलिस इस केस के हर एंगल को एक नए तरीके से देख रही थी, और जल्द ही उनके हाथ इस केस की वो कड़ी लगी जिसकी उन्हें तलाश थी। से झूठ क्यों बोला था? एक बार फिर पूछ रहा हूं, कैसे लगी चोट? मेरे पति ने किया है। हमने नीलेश और तुम्हारे हस्बैंड शंकर दोनों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। जिस दिन तुम डॉक्टर के पास गई थी उस दिन तुम्हारा हस्बैंड शहर में नहीं था, 20 किलोमीटर दूर था। तुम जब डॉक्टर के पास से वापस आई तब वो आया। तो क्या 20 किलोमीटर दूर से उसका भूत तुम्हें मारने के लिए आया था? डॉक्टर के पास जाने से पहले तुम्हारा भाई नीलेश तुम्हारे साथ था। माजरा क्या है? माजरा क्या है? उस दिन शंकर बाहर गया हुआ था, तब नीलेश मेरे घर आया। और जब शंकर घर आए तो नीतू, 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 क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुरंत उसको फोन किया और मिलने के लिए कहा। मैंने उसको फोन पर बोला कि उसने जो भी किया सही किया है, और मुझे गर्व है कि आज एक चेला गुरु से आगे निकल गया है। ये सब आप ही ने से सिखाया गुरुदेव, मेरे काम देवता। आप ही ने तो ज्ञान दिया था ना कि काम के आगे सब मुंह माया छोड़ दो, मत देखो कौन है क्या होगा, जो दिल में कर दो। करते बबूल बोगे तो आम नहीं मिलेगा। तुम्हारी थ्योरी 3rd क्लास दुनिया की 3rd क्लास बातें तुमने सिखाई थी ना उसे। और क्या किया उसने? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर किया, अपनी बहन के ऊपर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस हद तक गिर जाएगा वो। अंधेरे में रास्ते की दूरियां नहीं नाप सकते शंकर। अगर किसी ने इसका रेप किया ना, तुम भी उसके बराबर के जिम्मेदार।
रोमांच और उत्तेजना से अश्लीलता और जुर्म की दूरी सिर्फ एक कदम की होती है। आने वाले खतरे को भांप कर भी कुछ ना करना जुर्म को दावत देने जैसा है। कभी कभी अपनी और हमारे अपनों की भलाई के लिए सही वक्त पर आवाज उठाना जरूरी होता है। जब भी कभी आपको अपने आसपास या अपने परिवार में कुछ ऐसा दिखाई दे जिससे आपको होने वाले जुर्म की दस्तक सुनाई दे, तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आपका एक सही कदम आने वाले खतरे को टाल सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।